हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग, उसका डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड उसका नेचर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लांट ब्रीडिंग का इंट्रोडक्शन लेंगे थोड़ा सा, एंड फिर हम जानेंगे उसके डेफिनेशन के बारे और में। प्लांट ब्रीडिंग हमारे किस काम आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है। डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि प्लांट ब्रीडिंग आखिर होता क्या है, फिर हम एक एक करके डेफिनेशन पे चलेंगे। ओके, तो देखिए, हमने एक नॉर्मल प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक प्लांट होता है, हम सीड सॉइल में सोन करते हैं, फिर वो उगता है, वो प्लांट बनता है, उसका वेजिटेटिव फेज़ आता है, फिर देन उसका रिप्रोडक्टिव फेज़ आता है, देन पॉलिनेशन होता है आइदर विंड से, आइदर इंसेक्ट से या और किसी मेथड से, एंड फाइनली वो फर्टिलाइज होके एक प्रोडक्ट हमें देता है। ठीक है, जिसे हम फ्लावरिंग कहते हैं, एंड देन फ्रूटिंग होती है, एंड देन वो हम उसे तोड़ के खा लेते हैं। ओके, ये प्रोसेस हमने नेचुरली देखा है। ठीक है, बट अब आप पूछेंगे कि मैम प्लांट ब्रीडिंग फिर क्या होता है। देखिए, प्लांट ब्रीडिंग कोई नया डेफिनेशन नहीं है। जो प्रोसेस हमने नेचुरली देखा है, अगर वही प्रोसेस हम आर्टिफिशियली करवाते हैं तो उसे हम प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। ओके, जैसे कि हम इमेस्कुलेशन करके जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, फिर उसका हम आर्टिफिशियली उसको पॉलिनेट कराएंगे, देन वो जर्मिनेट होगा, देन हम उसका बैगिंग कर देंगे, टैगिंग कर देंगे। ये सारी टेक्निक्स आती हैं हमारे प्लांट ब्रीडिंग में। अब आप पूछेंगे कि मैम जब वो नेचुरली हो ही रहा है तो फिर हमें उसको आर्टिफिशियली करवाने का क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे यहाँ पे। सपोज़ करिए कि आपके गांव से एक नदी जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि हर साल वो नदी आधा किलोमीटर आपके गांव की तरफ एक्सटेंड होती है, मतलब आपके घर की तरफ एक्सटेंड होती है। ठीक है, अब वो आधा किलोमीटर हो तो रही है नेचुरली भी एक्सटेंड, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है हर साल ड्यू टू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ज़्यादा ग्लेशियर से पानी पिघल के और उसमें ज़्यादा पानी आता है, सपोज़ कर लीजिए ये। बट फिर भी आप क्या करेंगे कि आपको उस नदी को, क्योंकि वो बहुत स्लो प्रोसेस हो तो रहा है, वो नदी बढ़ तो रही है आपकी तरफ, बट वो बहुत इतना स्लो प्रोसेस है कि हो सकता है हमें बहुत 40-50 ईयर्स लग जाए कि वो नदी हमारे घर तक पहुँचे। ठीक है, और इतना टाइम हम उस पर ना इन्वेस्ट करके हम क्या करते हैं, नेचुरली जाते हैं और एक नहर अपने उस नदी से निकाल के हमारे घर की तरफ मोड़ के ले आते हैं, जिससे वो क्या होता है, नदी जो सालों में आती हमारे घर की तरफ, हम उसे आर्टिफिशियली क्या किए, हम उसको जल्दी से हमारे ले आए सो दैट हम उसे यूज़ कर पाए। सिमिलरली हम लोग प्लांट्स के साथ भी करते हैं, उनका नेचुरल सिलेक्शन होता है, डोमेस्टिकेशन भी होता है, बट हम उससे अपने यूज़ के लिए, इंसान अपने यूज़ के लिए उसको जल्दी से मैनिपुलेट करके और जो वो चाहता है डिज़ायर्ड कैरेक्टर वो भी उसमें ऐड कर देता है। क्योंकि सभी को पता है कि इंसान का थोड़ा ग्रीडी नेचर होता है, वो अपने सराउंडिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करता है। वो हर चीज़ को उसी पर्पस से देखता है कि मैं उसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, अगर वो चीज़ मेरे यूटिलाइज़ की नहीं होती है तो उसको अपने यूटिलाइज़ की बनाने की कोशिश करता है। और प्लांट के केस में ऐसा उसकी जो जेनेटिक वेरिएशन या उसके डीएनए को मैनिपुलेट करके उसको डिज़ायर्ड कैरेक्टर को उसमें डाल के और फिर उसका उपयोग करता है। ठीक है, तो यही सब हम प्लांट ब्रीडिंग में करते हैं। अब हम एक एक करके उनका डेफिनेशन देखते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स और नेचर जानते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है दैट प्लांट ब्रीडिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस। देखिए, ये आर्ट है या साइंस है, इसके नेचर पे डिपेंड करता है, और ये नेचर हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी इतना जान लेते हैं कि जो प्लांट ब्रीडिंग है वो आर्ट एंड साइंस दोनों है, विच टेल अस वेज एंड मीन्स टू चेंज द जेनेटिक आर्किटेक्चर ऑफ प्लांट सो एज टू मेंटेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये डेफिनेशन यही बताता है कि जो अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, वेज जिससे हम जेनेटिकली उसको चेंज करके प्लांट को और हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए उसे मैनिपुलेट करते हैं या हमारे हिसाब से उसको मोल्ड कर देते हैं, उससे ही प्लांट ब्रीडिंग में इंक्लूड किया जाता है। ओके, सेकंड डेफिनेशन का बात करते हैं तो plant breeding is the art and science of genetic improvement of plants which is given by Feher. Okay, और थर्ड है प्लांट ब्रीडिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ चेंजिंग द ट्रेड्स ऑफ प्लांट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स।
ओके, अगर हम किसी अपने हिसाब से उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डालना चाहते हैं तो उसके लिए मैनिपुलेशन को ही प्लांट ब्रीडिंग कहा जाता है, जो डेफिनेशन दी थी स्लैपर ने। ओके, प्लांट ब्रीडिंग इज़ द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट्स फॉर ह्यूमन बेनिफिट। ये डेफिनेशन मतलब आप इंसान किसी चीज़ को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहता है और उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर देता है, वही प्लांट ब्रीडिंग है। ठीक है, ये डेफिनेशन दी थी बर्नार्डो ने। नेक्स्ट अगर हम ऑब्जेक्टिव्स का बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि इंसान ने क्यों प्लांट को मैनिपुलेट किया, क्या रीजंस रहे हैं उसके, और किस रूप में वो उसको अपने यूटिलाइजेशन में ला पाए हैं। तो फर्स्ट है उसका कारण इंक्रीज यील्ड, मतलब क्वालिटी को बढ़ाना ओवर क्वांटिटी को। बिकॉज सभी जानते हैं पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है और इतनी लार्ज पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करना ही होगा। ठीक है, तो इंक्रीज यील्ड वही पॉइंट समझाता है। इसके 2 क्लासिक एग्जाम्पल हैं, जिसमें से पहला है डीजी वूंजी जो टेजिंग नेटिव 1 से मिला था और एक अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी ऑफ जैपोनिक राइस थी, और दूसरा है नॉरिन 10 विच इज़ अ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर वीट प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द क्वालिटी। जैसे अभी हमने क्वांटिटी का बात किया, वैसे उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे राइस का ग्रीन कलर अपडेट हुआ है, जैसे आजकल हम बासमती राइस खाते हो, काफ़ी अच्छे हैं। वीट में भी ग्लूटीन कंटेंट काफ़ी हद तक बढ़ा है। ग्लूटीन कंटेंट एक्चुअली क्या काम आता है कि ग्लूटीन एक प्रोटीन है जिससे हमारी रोटियां, आपने देखा होगा जब हम आटा गूंथते हैं तो उसमें ज़्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ आती, तो वो ग्लूटीन प्रोटीन की वजह से आती है, वीट में मिलता है। फिर पल्सेस में ज़्यादा सल्फ़र कंटेंट और ऑयल सीड में पूफा कंटेंट मिलता है। पूफा का फुल फॉर्म होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, उनको अनसैचुरेटेड कहते हैं, और जो सैचुरेटेड होते हैं उनके अंदर सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब क्वालिटी और क्वांटिटी की बात कर ही ली है, तो उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसको अपने उपयोग में ला पाएँ। जैसे कि ज्वार में HCN का रिमूवल, HCN का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोजन साइनेड। ठीक है, और इसके अलावा आप लेथायरोजन कंटेंट इन लेथायरस सटाइवस को भी रिमूव करना ज़रूरी था। और जो इरोसिक एसिड हैं जो कि हमें ब्रेसिकेसी फैमिली में मिलते हैं, वो 10 साल के बच्चों के लिए इसका जो हाई कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए रिस्की होता है, तो उसे भी रिमूव करना ज़रूरी था। और भी जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखे हैं कुकरबिटेशियन इन कुकरबिट, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे टॉक्सिक सब्सटेंस के जिनको विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग रिमूव किया गया है। नेक्स्ट है हमारा जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि कोई ड्रॉट रेजिस्टेंस होता है या फिर किसी इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, तो क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और यहाँ हर टाइप का क्लाइमेट मिलता है और हर टाइप के इंसेक्ट्स भी यहाँ पे पनपते हैं, तो हमें उन सबको भी रेजिस्टेंस, हमारा प्लांट उससे रेजिस्टेंट हो, ये क्वालिटी भी हम उसमें देखेंगे। इसमें 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, बायोटिक स्ट्रेस और अबायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस में जो पेस्ट और डिजीज़ आती हैं वो सब, और अबायोटिक स्ट्रेस में जैसे सॉइल का प्रॉब्लम होता है वो सब उसमें आता है। इसके अलावा हम देखें तो मैच्योरिटी पीरियड भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है क्योंकि कुछ नहीं जल्दी उग रहे हैं, किसी का क्लाइमेट नहीं टाइम पे आ पा रहा है और स्टोरेज करने की वजह से फसलें सड़ जा रही हैं या कुछ भी हो रहा है, तो हम उसको जितना पैसा हमें उसको 10 महीने बाद मिलेगा, हम अगर उसको 2 महीने बाद करवा के ले सकते हैं तो वो बेटर है। जैसे कि यहाँ पे राइस और बाजरा का एग्जाम्पल दे रखा है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। 7th ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग द प्लांट हाइट टू प्रिवेंट लॉगिंग इन राइस। लॉगिंग का क्या मतलब होता है कि कभी कभी बहुत लंबा स्टेम हो जाता है तो वो खुद का वेट नहीं सहन कर पाता और वो नीचे से क्या होता है, स्टेम एकदम ग्राउंड लेवल से वो बैंट हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है, और उससे क्या हमारी फसलें ख़राब हो जाती है। जैसे हाई विंड वेलोसिटी हो किसी दिन, तो जो लंबा प्लांट होगा, जो लंबी क्रॉप होगी, वो क्या हो जाएगी, बैंट हो जाएगी और उससे फार्मर्स को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उसको भी मैनिपुलेट करके और उसको लॉगिंग से प्रिवेंट करने के लिए उसमें प्लांट ब्रीडिंग का उपयोग किया गया। ठीक है, जो कि जनरली राइस में देखा गया था। उसके अलावा 8th पॉइंट है फोटो इंसेंसिटिव रेड ग्राम और सोरगम में। जैसे फोटो सेंसिटिव क्या होता है, जो यूवी रे से ज़्यादा सेंसिटिव हो। ओके, पर जो फोटो इनसेंसिटिव होते हैं वो कड़कती धूप में भी स्ट्रॉन्ग खड़े रह सकते हैं, उनमें डिहाइड्रेशन नहीं होता है और क्रॉप फसल बर्बाद नहीं हो, इसलिए उसमें फ़ोटो इंसेंसिटिविटी के लिए प्लांट ब्रीडिंग का उपयोग
किया गया, जो कि रेड ग्राम और सोरगम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। उसके अलावा नॉन शैटरिंग नेचर, शैटरिंग मतलब चटकना, जैसे आप कई बार फलियों को देखते हैं वो चटक जाती हैं समय से पहले, उसको हार्वेस्ट करने से पहले वो चटक गई हैं और अब वो हमारी फसल ख़राब हो गई, तो वो नॉन शैटरिंग, वो चटके ना, इसलिए हम उसमें प्लांट ब्रीडिंग का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लिख रखा है ग्रीन ग्राम में। उसके नेक्स्ट में सिंक्रोनाइज्ड मैच्योरिटी, सिंक्रोनाइज्ड मैच्योरिटी मतलब एक साथ मैच्योर होना, ठीक है, जो कि पल्सेस में देखा गया था। उसके अलावा डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिटेट, एंड लास्ट वन इज़ द एलिमिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ डॉर्मेंसी, जो कि ग्राउंड नट में किया गया। डॉर्मेंसी क्या होता है कि प्लांट का एक वो फेज़ होता है जब वो रेस्टिंग कंडीशन में हो, जब सीड मतलब उग नहीं रहा हो, वो रेस्टिंग कंडीशन में हो, तो उसी को डॉर्मेंसी कहते हैं। तो उसको किसी में हमें इंट्रोड्यूस भी करना होता है, क्यों, ताकि हम उसको सीड को ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए संभाल के रख सकें, और किसी किसी में हमें उसे एलिमिनेट भी करना होता है ताकि वो सीड जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए वहाँ पे, जैसे कि ग्राउंड नट में। तो यहाँ पे भी हम प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, और ये सारे 11 मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए कि कहाँ कहाँ हम प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प ले सकते हैं हमारी प्लांट क्रॉप को बेटर बनाने के लिए। लास्ट टॉपिक जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है नेचर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, कि ये आर्ट है या फिर एक साइंस है। तो इसका जवाब आप खुद भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में डेफिनेशन में ही ये पॉइंट क्लियर किया था कि प्लांट ब्रीडिंग साइंस एंड आर्ट दोनों है, ठीक है। यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे। सबसे पहले आप देखिए कि साइंस में होता क्या है, साइंटिफिक मेथड्स होते क्या हैं। साइंटिफिक मेथड्स में आता है ऑब्जर्वेशन, फॉर्मुलेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के साथ साथ कंक्लूजन, कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, ठीक है। बट आप देखेंगे पहले के ज़माने में क्या होता था, जब हमारे पास मशीनरीज नहीं थी या साइंटिफिक डेवलपमेंट इतने ज़्यादा नहीं थे, तो वहाँ क्या करता था, इंसान खुद ही अपने स्किल्स के बेसिस पे प्लांट को सेलेक्ट करता था और उनको बेटर तरीके से ग्रो करने की कोशिश करता था, ठीक है। बट आजकल क्या हो गया, जेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स का हेल्प लेने के साथ ही वो चीज़ों में डेवलपमेंट भी आने लगा है, टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी है, तो इसलिए प्लांट ब्रीडिंग आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। नीचे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी इजीली बता सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए और ध्यान दीजिए, मैं एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से सिंप्लीफाई करके पढ़ा रही हूँ। अगर आप एग्रीकल्चर से नहीं भी बिलोंग करते, आपका पहले बायो या मैथ सब्जेक्ट भी रहा हुआ है, तो भी आप इजीली एग्रीकल्चर को समझ सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़िए, मेहनत करिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आगे की एग्ज़ाम की तैयारी करते जाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।